हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्रृंखला के तहत हमने मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर हमने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और इसके आगे अब इस समय तुगलक वंश का अध्ययन कर रहे हैं। और इसी के साथ हमने दिल्ली सल्तनत पर अर्थात जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध करवाएंगे। तो इसी श्रृंखला के तहत दिल्ली सल्तनत पर हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी कहा जाता है, अपलोड करना प्रारंभ किए हैं। तो इसी श्रृंखला के तहत हमने इतिहास से ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं। ये सारे प्रश्न दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का अध्ययन कब से कब तक किया जाता है? तो इसकी टाइमिंग को लेकर के हालांकि हमने अपने वीडियो में पूरी तरह से इसे डिफाइन किया है कि दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वह कब से कब तक है। तो यह 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, चूँकि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना करता, तथा यह 1526 ईस्वी तक चलता है, जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 वंशों ने, जिनके नाम हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासकों को दास वंश का शासक क्यों कहा गया? तो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासकों को दास वंश का शासक कहने के पीछे जो तर्क था, क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। क्योंकि इस वंश के सभी शासक खरीदे गए थे, तो ये सही नहीं है। सभी शासक खरीदे गए नहीं थे, बल्कि मात्र कुछ ही शासक खरीदे गए थे। क्योंकि इस वंश के सभी शासकों का जन्म गुलाम माँ बाप से हुआ था, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। उपयुक्त तो सभी ये भी गलत है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक तुर्क शासकों के लिए कुछ इतिहासकार मामेलुक या मामलुक शब्द प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है, मामलुक का जो अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, ये इसका अर्थ होता है, अर्थात वी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश जिसका नामकरण इतिहासकारों ने दास, प्रारंभिक तुर्क, इलबारी और मामेलुक के रूप में किया है, में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त नाम कौन सा है? तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त नाम आरंभिक तुर्क है। इसमें मामलुक, इलबारी, दास न होकर के बल्कि ये आरंभिक तुर्क थे। आरंभिक तुर्क शासकों को इलबारी तुर्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये तुर्किस्तान के इलबारी जनजाति के थे। निम्नलिखित शासकों में किसे इतिहासकार इलबारी जनजाति का नहीं मानते हैं? तो इसमें इलबारी जनजाति का कौन नहीं है? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह इलबारी जाति का नहीं था, बल्कि एक कुतुबी वंश से जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित युद्धों में किस युद्ध में मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर के उसने जब तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को जीत दिलाई थी, किसने? ऐबक ने। तो यहीं से उसकी योग्यता से, इसके शर से प्रभावित होकर उसने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। गोरी की मृत्यु के बाद किस उपाधि के साथ ऐबक सिंहासन पर बैठा? तो गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करके बल्कि मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण किया था, अर्थात ए और बी दोनों सही होगा। ऐबक की गणना दिल्ली सल्तनत के प्रभुता यानी ऐबक की गणना दिल्ली सल्तनत के प्रभुता संपन्न शासकों में नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने न तो अपने नाम से सिक्के जारी किए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ए और बी दोनों। वह दिल्ली सल्तनत के केंद्र में न रहकर लाहौर में रहा। तो इसमें इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ये सही है। इसने ना तो अपने नाम के सिक्के जारी किए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ये भी सही है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो सी, ए और बी दोनों सही होगा। ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया? लाहौर को राजधानी बनाने के पीछे
इसका जो रीजन था वह सुरक्षा की दृष्टि था। गजनी और भारत पर एक साथ शासन करना ऐसा कुछ इसकी मंशा नहीं थी। लाहौर की जनता की मांग ऐसा भी नहीं था और उपयुक्त सभी हो नहीं सकता। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह सुरक्षा की दृष्टि से इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। सत्ता संघर्ष में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने किन प्रबल प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा? तो सत्ता संघर्ष में ऐबक के जो सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी थे वह ताजुद्दीन एल्दौस था और नासिरुद्दीन कुबाचा था, यानी कि ऑप्शन सी, ए, बी दोनों सही हो जाएगा। ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया? तो ऐबक और कुबाचा ही इसके बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे और इन दोनों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किसी के साथ अपनी बहन का और किसी के साथ अपना विवाह करके इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा उन्हें जोड़ लिया। ऐबक के राजनीतिक जीवन का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। निम्नलिखित विभाजन में कौन सही नहीं है? तो 1120 से 1178 गजनी में हुए सत्ता संघर्ष में मोहम्मद गोरी के सहयोगी की भूमिका, ये 1120 से 1178 में, तब ऐबक गजनी के करीब नहीं पहुंच सका था, यानी कि ये सही नहीं है। 1192 से 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सहायक और प्रतिनिधि के रूप में भारतीय प्रदेशों को जीता, ये ऑप्शन सही है। 1206 से 1208 ईस्वी राजनयिक स्थिति को मजबूत किया, ये ऑप्शन भी सही, ये ऑप्शन सी भी सही। 1208 से 1210 ईस्वी स्वतंत्र भारतीय राज्य के मानचित्र को स्पष्ट करने तथा एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करने में, ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब है गजनी में हुए सत्ता संघर्ष में मोहम्मद गोरी के सहयोगी के रूप में 1200 कौन सही नहीं है? तो इसका मतलब यही ऑप्शन जो ए है यह सही नहीं है। ऐबक ने महत्व दिया, ऐबक किन चीज़ों पर महत्व दिया? तो नए प्रदेशों को विजिट करने को, विचित्र भारतीय प्रदेशों को सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को, रचनात्मक कार्यों को, उपयुक्त सभी। तो नए प्रदेश जीतने पर कोई ध्यान नहीं दिया था, रचनात्मक कार्य से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसने विजित भारतीय प्रदेशों को सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए। चूँकि इसका कार्यकाल मात्र 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा, इसलिए इसने जीते हुए प्रदेशों की सुरक्षा एवं उन्हें व्यवस्थित रूप से रखने पर ही इसने विशेष जोर दिया था। निम्नलिखित खेलों में किसे खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1210 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। एक खेल था जिसे चौगान का खेल कहा जाता था या पोलो का खेल कहा जाता था। इसी खेल को खेलते हुए घोड़े से गिरकर सर में चोट लगने के कारण ऐबक की मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित उपाधियों में किसे कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित बताया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित ये लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां, ये सभी उपाधियां हैं। चूँकि वह लाखों का दानी था इसलिए लाख बख्श कहा जाता था और उसकी उदारता को देखते हुए उसे हातिम द्वितीय कहा गया। और कुरान बख्श यानी कुरान का सुरीले स्वरों में पाठ करता था इसलिए उसे कुरान बख्श कहा गया। इसलिए हमारा आंसर जो है वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने ऐबक को हातिम ताई कहा है? तो हातिम ताई कहने वाले जो इतिहासकार हैं वह मिनहाज उस सिराज इनका पूरा नाम है। मिनहाज ने ऐबक को हातिम द्वितीय या हातिम कहा है। ऐबक के बारे में निम्नलिखित कथा, उसमें एक तुर्क का साहस और एक ईरानी की उदारता और सुसभ्यता मिश्रित थी, किसका कहना है? तो ये मिनहाज ABM हबीबुल्लाह हसन निजामी फरिश्ता। तो ऐसा वाक्य AB हबीबुल्लाह के द्वारा कहा गया है ऐबक के संबंध में। निम्नलिखित विद्वानों में किसे कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था? हसन निजामी, फ़ख्र ए मुदब्बिर। तो ये दोनों विद्वान जो थे हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर, इन दोनों को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ऐबक द्वारा बनवाई गई इमारतों को काल क्रमेण सजाइए। तो काल क्रम से सजाना है इन इमारतों को, चूँकि ये तीनों इमारतें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थीं। तो इसमें सबसे पहले कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। सबसे पहले कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो अब पहला ये हो जाएगा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद पहले नंबर पर हो जाएगा। फिर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किया गया था, यानी 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ये, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा, 1, 3, 2। ऐबक की अकस्मात मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने किस तथाकथित ऐबक के पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाया था? तो इसका जो विवादित पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह, ऐबक की मृत्यु के बाद ये सिंहासन पर बैठता। आराम शाह कुल कितने महीने तक शासन किया था? तो आराम शाह कुल मात्र 8 महीने तक ही शासन कर पाया था।
दिल्ली के तुर्क सरदारों ने आराम शाह का शासक के रूप में नियुक्ति का विरोध किया तथा उन्होंने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित किए जाने के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। ये उस समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश और आराम शाह की सेनाओं के मध्य उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध हुआ था वह जूड के मैदान में, यानी कि जूड या जूद का युद्ध भी कहा जाता है इसे। जीवन के प्रारंभिक दिनों में इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो जीवन के प्रारंभिक दिनों में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति किसने दी? इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति देने वाला मोहम्मद गोरी था। चूँकि मोहम्मद गोरी ऐबक के कहने से ही मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को खरीदा था और अपने सरदारों के ग्रुप में, दल में इसे शामिल कर लिया था। निम्नलिखित कथनों में कौन इल्तुतमिश के बारे में सही है? तो इल्तुतमिश के बारे में सही ढूंढना है। इन कथनों के आधार पर उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया। उसने शमसी नामक नवी राजवंश की स्थापना की। यह भी सही है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है। वह कुशाग्र बुद्धि का एक अनुभवी वीर योद्धा, साहसी और कुशल व्यक्ति था। तो ये भी सही है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। दिल्ली को अस्थायी राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो दिल्ली को अस्थायी राजधानी बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वह इल्तुतमिश को दिया जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अस्थायी राजधानी बनाया और सुल्तान की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश के शासनकाल को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन सही नहीं है? तो 1210 से 1220 ईस्वी तक विरोधियों का इसने दमन किया। 1210 से 1220 ईस्वी तक इसने विरोधियों का दमन किया, सही है। 1221 से 1227 ईस्वी तक मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना किया, यह भी सही है। 1228 से 1236 ईस्वी तक वैक्तिक और वंशीय सत्ता का संगठन किया, तो ये ऑप्शन भी सही है। और जो डी ऑप्शन है, 1206 से 1210 ईस्वी तक ऐबक के सहयोगी के रूप में, तो ये ऑप्शन जो 29 का डी है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के प्रबल प्रतिद्वंदियों में किसने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नासिरुद्दीन कुबाचा, ये सभी प्रतिद्वंदी उसके थे, लेकिन एल्दौज भी इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी था, अली मर्दान भी था, लेकिन सभी प्रतिद्वंदियों में नासिरुद्दीन कुबाचा को इसने जब युद्ध में कई बार पराजित किया तो यह लज्जित होकर के सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिया था। कुबाचा याद रखेंगे हम लोग। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान चहलगानी क्या था? तो तुर्कान चहलगानी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। 40 अति विश्वसनीय तुर्क सरदारों का संगठन, 40 अति विश्वसनीय गुलाम तुर्क सरदारों का संगठन, 40 सदस्यीय मंत्रिमंडल, उपयुक्त कोई नहीं। तो ये ए और बी में बहुत सटीक या बहुत ही ए तथा बी में, तो इस प्रकार फ्रेंड्स इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान चहलगानी में जो क्वेश्चंस है वह 40 अति विश्वसनीय तुर्क सरदार और ऑप्शन बी में अति विश्वसनीय गुलाम तुर्क। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चूँकि यह अति विश्वसनीय गुलाम तुर्क सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने लाहौर की ओर प्रस्थान कर किस स्थान पर एल्दौज को परास्त किया था? तो किस स्थान पर उसने एल्दौज को परास्त किया था? तो यह तराइन नामक स्थान पर वह परास्त किया था और इसे ही तराइन का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है। इल्तुतमिश अपने विरोधियों से निपटने के लिए किस नीति का प्रयोग किया? तो इल्तुतमिश अपने विरोधियों से निपटने के लिए शक्ति और संधि की नीति को उसने लागू किया, यानी कि जिससे आवश्यकता महसूस हुई उसने संधि किया और जिससे आवश्यकता महसूस हुई उससे उसने शक्ति के बल पर निपटा था। निम्नलिखित में किस प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई? इक्ता प्रथा, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना। तो ये दोनों प्रथाएं, इक्ता प्रथा चाहे सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाना हो,
ये दोनों प्रथाएं, अर्थात हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो सही होगा, चूँकि ये दोनों प्रथाएं उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित क्या चलाया था, तो उसने शुद्ध अरबी पद्धति पर सिक्के का प्रचलन करवाया था। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का कहा जाता है। चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था। ये दो सिक्कों को हमें याद रखना है। तांबे का जीतल था, चांदी का टंका हुआ करता था, यानी कि जो टंका था वह चांदी का था और यह तांबे का था। तो हमारा आंसर 36 का ए हो जाएगा। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चांदी का टंका कितने ग्रेन का होता था, तो यह 175 ग्रेन का होता था। चांदी का जो टंका होता था वह 175 ग्रेन का होता था। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में किस स्थान को जीतने के बाद अपनी पुत्री रजिया के नाम टंका जारी किया था, तो अपनी पुत्री रजिया के नाम टंका जारी किया था जो वह ग्वालियर की विजय के उपरांत। ग्वालियर एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था, किला हुआ करता था। इसी को जीतने के उपरांत उसने अपनी पुत्री रजिया के नाम टंका जारी किया था। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसे मंगोल आक्रमण के भय का सामना करना पड़ा। 1221 ईस्वी में भारत की सीमाओं तक पहुंचने वाला मंगोल आक्रमणकारी कौन था, तो यह चंगेज खां था। चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था। इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के किस शाह द्वारा सहायता मांगने पर सहायता न देकर भारत की सीमाओं को मंगोलों के विध्वंसकारी आक्रमण से बचाया था, तो वह आक्रमणकारी जलालुद्दीन मांग बरनी थी। यहाँ अलाउद्दीन मांग बरनी लिखा है, कहीं कहीं इसका नाम जलालुद्दीन मांग बरनी मिलता है। इल्तुतमिश की विजयों को काल क्रमेण सजाइए, तो इल्तुतमिश की जो विजय हैं उन्हें काल क्रमेण सजाना है। इसके द्वारा जो विजित रणथंभौर, सबसे पहले इसने रणथंभौर को जीता था, फिर मंदौर को जीता था और फिर ग्वालियर को जीता था। और यहाँ विकल्प को देखने से सबसे लास्ट में उज्जैन और भिलसा को जीता था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो सही होता है वह डी सही होता है। इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान था, तो इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान बनियान का था। बनियाल जिसे कहीं कहीं बनियान मिलता है, और ऑप्शन ए सही। इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा सुल्तान का सम्मान कब प्राप्त हुआ, तो ये 1229 ईस्वी में खलीफा से सुल्तान की स्वीकार पत्र खिलअत जिसे कहा जाता था वह 1229 में इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ। खलीफा निवासी होता था। खलीफा कहाँ निवासी होता था, तो खलीफा बगदाद के निवासी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने खलीफा के रूप में इल्तुतमिश को सुल्तान की खिलअत प्रदान की, तो यह अल मुंतसिर बिल्लाह थे। इन्हीं खलीफा थे इल्तुतमिश के समय में और इन्हीं से इल्तुतमिश को सुल्तान की खिलअत या मानपत्र प्राप्त हुआ था। खलीफा से सुल्तान की वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश ने उपाधि धारण की। तो इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलअत प्राप्त करने के उपरांत जो उपाधि धारण की उसे नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि उसने धारण की। इल्तुतमिश के दरबार में किस विद्वान को संरक्षण प्राप्त था, तो इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन, यानी कि इन दोनों विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था इल्तुतमिश का। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु कहाँ होती है, तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु दिल्ली में हो जाती है। इल्तुतमिश की जो मृत्यु होती है वह दिल्ली में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्तान को जीतने में इल्तुतमिश ने किस सूफी संत का सहयोग प्राप्त किया था, तो मुल्तान को जीतने में इल्तुतमिश को शेख बहाउद्दीन जकरिया का सहयोग प्राप्त था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह 50वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 50वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन सही है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न शासक था। उसका शासन प्रबंध वंशानुगत तथा नौकरशाही पर आधारित था। सी दिया है ए और बी दोनों, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसके उल्लेख से यह प्रकट होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी जिसके गले में घंटियां लटकी हुई थी जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग करता था। तो इसका जो वर्णन प्राप्त होता है वह इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में आया हुआ था। 1333 ईस्वी में आया था। यह मोरक्को अफ्रीका
अफ्रीका का देश है मोरक्को, वहाँ से आया था। इसने भारत संबंधी अपना सारा विवरण अपने ग्रंथ रहला में वर्णित किया है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार के द्वारा दिया गया है? तो ये प्रोफेसर ABM हबीबुल्लाह, मिनहाज सिराज, डॉक्टर KF निजामी तथा नेल्सन राइट। तो ये शब्द जो हैं, ये वाक्य जो है नेल्सन राइट के द्वारा कहा गया है। इल्तुतमिश को अपने बच्चों में सर्वाधिक प्रिय कौन था? तो इल्तुतमिश को अपने बच्चों में सर्वाधिक प्रिय उसका पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद को वह सबसे ज़्यादा मानता था, प्रेम करता था। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने में सफलता मिली। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो शासन सत्ता को अधिकृत कर लिया था वह रुकनुद्दीन नाम से सुल्तान था। रुकनुद्दीन फिरोज इसका पूरा नाम था। यह भी इल्तुतमिश का ही पुत्र था। शाह तुर्कान जिसने फिरोज को दिल्ली के तख्त पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई का फिरोज से क्या संबंध था? तो शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिरोज को सुल्तान बनाने में प्रमुख भूमिका थी। तो फिरोज को सुल्तान बनाने में जो प्रमुख भूमिका थी वह प्रांतीय इक़्तिदारों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन फिरोज को उसके 7 महीने के अल्प शासन काल के बाद अपदस्थ कर दिल्ली की जनता ने किसे सुल्तान बनाया? तो रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ करके दिल्ली की जनता ने इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित किया। रजिया को सिंहासनारोहण कराया और रजिया ने 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज को पराजित करके शासन सत्ता को स्वीकार की। तो इस बार फ्रेंड्स, इस बार मित्रों, ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चूँकि गुलाम वंश पर हमने वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, उसे आप जा कर के, चाहे वह इल्तुतमिश हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, रजिया हो, बलबन हो, सभी सुल्तानों के बारे में, सभी सुल्तानों से संबंधित अलग अलग वीडियोस हमने अपलोड किया हुआ है। और उन्हीं वीडियोस को देख करके जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक पूरी तरह से आपको तैयार हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। एक बार आप वीडियो सुनेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे तो ये पूरी तरह से आपको तैयार हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और इसी तरह के अगले वीडियो को लेकर के हम पुनः उपस्थित होते हैं। अभी गुलाम वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों से संबंधित प्रैक्टिस सेट जल्द ही हम लेके आ रहे हैं। और गुलाम वंश से संबंधित एक पहला प्रैक्टिस सेट था जो 58 प्रश्नों पर आधारित है। और इसके सेकंड पार्ट यानी गुलाम वंश के ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेकंड पार्ट को लेकर के जल्द हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, इससे अपने मित्रों में शेयर करें और अपने फ्रेंडशिप सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें और एक साथ तैयारी करें तथा आने वाली सभी परीक्षाओं में आप सफलता को प्राप्त कर देश और समाज की सेवा में लग जाएं। ऐसी शुभकामना हमारी तरफ से है। तो आगे की वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक ओके, थैंक्स, नमस्कार, धन्यवाद।